हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं 8 से लेके 15 मार्च तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसमें हम वीकली करंट अफेयर कवर करते हैं। तो डेली करंट अफेयर तो मैं आपको करवाता ही हूँ। तो जो भी अगर डेली नहीं देख पाते हैं तो उनके लिए वीकली करंट अफेयर का जिस्ट है। इसमें हम 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। 30 के 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में खोला गया है? इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ खोला गया है? बिहार में। इसमें हम थोड़े से रैपिडली कवर करेंगे, ठीक है। और ये अगर पूछा जाए कि बिहार में कहाँ पे, तो बिहार में कहाँ पे खोला गया है? पटना में। अब देखो, इससे रिलेटेड आपको दो तीन बातें पता होनी चाहिए। जैसे डॉल्फिन से रिलेटेड, क्योंकि ये डॉल्फिन की रिसर्च के लिए खोला गया है। तो पहले तो ये कि ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है? डॉल्फिन। और ये इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जा सकता है। तो साइंटिफिक नेम इसका क्या है? प्लेटिनिस्टा गेंगेटिका, ठीक है। और इसका स्टेटस, जैसे देखो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट होती है ना, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आईयूसीएन, इसकी जो रेड लिस्ट है उसमें इसका स्टेटस अगर पूछा जाए तो क्या है? एंडेंजर। हमें इसे सेव करना है, ठीक है। और इसकी रिसर्च के लिए ये कहाँ पे खोला गया है? बिहार की राजधानी पटना में। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर टनल। अंडर वाटर टनल कहाँ पे खुली गई है? वेस्ट बंगाल में। अभी न्यूज में थी, आपने देखा होगा। ये कि ये एक तरीके से मेट्रो है, मेट्रो के लिए बनाई गई टनल है ये। और ये कोलकाता से हावड़ा को कनेक्ट करेगी। कौन सी नदी के नीचे है? हुगली नदी के नीचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष हम कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। और इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। मैंने कई कई लोगों की वीडियो देखी है, उनमें बहुत सारे लोगों ने थीम गलत पढ़ा रखी है इंटरनेशनल वुमेन डे की। तो करेक्ट थीम आप अच्छे से याद रख लो। करेक्ट थीम ये है, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। अगला क्वेश्चन है, गैरी कास्परोव। गैरी कास्परोव का संबंध कौन से खेल से है? ऐसे जैसे पूछे जा सकते हैं, जो भी व्यक्ति न्यूज में रहते हैं, कि ये कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है। जैसे आगे क्वेश्चन आएगा देवेंद्र झाझरिया का, कि वो कौन से खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट जो भी पर्सनैलिटी है उनसे रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किससे संबंधित है? ये है चेस, शतरंज खिलाड़ी हैं ये। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये है, पहले देखो, ये जो व्यक्ति है ना गैरी कास्परोव, ये रशिया के थे। लेकिन इन्होंने कुछ साल पहले ये शिफ्ट कर गए थे यूएसए में। तो रशिया की अभी न्यूज़ क्या है, कि रशिया की जो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग एजेंसी है ना, उन्होंने गैरी कास्परोव को एक एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट की लिस्ट में उनको डाल दिया है, कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट हैं। ये रशिया की जो पुतिन की जो पॉलिसी हैं उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। और अभी ये करंटली यूएसए में रहते हैं। हमें अभी आपको आपसे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये कौन से खेल से संबंधित है, बस। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई जनरेटिव शिक्षक जिसका नाम क्या? आइरिस, वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंडिया फर्स्ट एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव टीचर जिसका नेम क्या? आइरिस। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया है? केरला में। अब देखो, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि देखो सबसे ज्यादा मतलब लिटरेसी रेट किधर है? केरला में। तो सीधी सी बात है कि ज्यादा जो भी इनिशिएटिव है ना, मतलब इस तरह के लेके लिटरेसी को लेके, तो वो कहाँ आएंगे? केरला में ही। ऐसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आइरिस क्या है? तो आइरिस मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं, आइरिस क्या है? तो ये इस टीचर का नेम है। ये एक विमेन टीचर है। इससे क्या है कि स्टूडेंट्स कोई भी डाउट पूछ सकते हैं जो भी सिलेबस में है, सिलेबस के रिलेटेड। तो ये सारे के सारे डाउट बता देगी कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आइरिस क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिथेन सेट। मिथेन सेट जो सैटेलाइट है ना, वो कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये सैटेलाइट लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। अब देखो, नाम से ही पता लग रहा है मिथेन सेट, मतलब कि मिथेन से रिलेटेड ही होगा ये सैटेलाइट, की पता लगाएगा कि मिथेन कहाँ से आ रही है, कौन सी कंट्री ज़्यादा मिथेन रिलीज कर रही है ना, तो इसी से रिलेटेड ही मिलेगा। तो देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये सैटेलाइट क्या आइडेंटिफाई करेगा, कि हाउ मच मीथेन इज कमिंग फ्रॉम वेयर एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ग्लोबली। कि पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मीथेन रिलीज कर रही है, या फिर कौन सी पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है। और ताकि पता, और साथ में ये भी पता लगाएगा कि मीथेन का जो एमिशन है ना, वो बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अब देखो, आपको लगेगा कि मीथेन को ही क्यों पता लगाएगा, मतलब मीथेन को ही क्यों ट्रैक किया जा रहा है, और भी गैसेज हैं। लेकिन मीथेन को इसलिए ट्रैक किया जा रहा है क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसमें सेकंड लार्जेस्ट जो कंट्रीब्यूटर है वो मीथेन है। सबसे पहले तो आप जानते ही कार्बन डाइऑक्साइड है, और सेकंड पे है मीथेन। इसलिए मीथेन को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है मीथेन सेट, किसने? स्पेस एक्स ने। और स्पेस एक्स की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन।
एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है यूएसए की, जिसके फाउंडर कौन है? एलोन मस्क। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर राज्यसभा? राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्य किए जाते हैं? 12। और देखो वैसे तो स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया ये, लेकिन अभी करंट देखो, स्टैटिक के क्वेश्चन भी करंट से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम्स में। तो देखो अभी इसके पीछे न्यूज़ क्या थी कि हाल ही में सुधा मूर्ति जो है उनको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा। सुधा मूर्ति कौन है? इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं, नारायण मूर्ति उनकी वाइफ। और देखो साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए आर्टिकल 80, ये आर्टिकल 80 क्या है? अनुच्छेद 80। तो आर्टिकल 80 बताता है कि राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना वो 250 हो सकती है, और उन 250 में से 12 व्यक्ति होने चाहिए मनोनीत, और 238 क्या आएंगे? इलेक्ट होके आएंगे। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे, ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 80 में। ऐसे भी पूछा जा सकता है, मतलब आप सारी डिटेल याद रख लो, क्वेश्चन चाहे कैसे भी पूछा जाए। 8th क्वेश्चन है, तेला सुरंग, तेला टनल भारत के किस राज्य में है? तो ये किधर है? अरुणाचल प्रदेश में है। न्यूज़ क्या थी? अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस टनल का इनॉग्रेशन किया है। और ये जो टनल है ना, ये किसने बनाई है? बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और देखो इस सुरंग की खासियत क्या है कि देखो एक रीजन है तवांग, तवांग रीजन है कहाँ पे? अरुणाचल में। तो जब वहाँ पे बर्फ वगैरह गिरती थी ना, तो उधर कनेक्टिविटी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती थी कि मतलब बर्फ है तो रोड जाम हो गया। लेकिन अभी ये टनल है ना, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी टू द तवांग रीजन। और इससे क्या होगा, जैसे अगर हमें वेपन्स पहुंचाने हैं या फिर हमारे जैसे ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स अगर रिक्वायरमेंट है, तो जल्दी से जल्दी पहुंचाए जा सकते हैं उस रीजन में। तवांग रीजन आपने देखा हुआ, जैसे कुछ महीने पहले न्यूज़ में भी था, एक जैसे क्लैश हुआ था इंडियन आर्मी और उधर चाइनीज आर्मी की तरफ से। तो तवांग रीजन न्यूज़ में रहता है, पूछा जा सकता है कि तवांग रीजन किधर है, और इससे रिलेटेड जैसे ये क्वेश्चन तो टनल का है ही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां सदस्य बन गया है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो ये बन गया पनामा। और न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ तो यही है। इसका साथ में आप ये भी याद रख लो कि हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम किधर? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। अब देखो आप, ये तो कम चांस है कि ये पूछा जाए कि हेडक्वार्टर कहाँ है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सी कंट्री ने नाटो को ज्वाइन किया है? तो स्वीडन ने 32वें एज ए 32वें सदस्य के रूप में नाटो को ज्वाइन किया है। 31वां मेंबर कौन था? फिनलैंड। और नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो न्यूज़ में ही रहता है। जो यूक्रेन वार हुई थी, वो भी एक तरीके से उस टाइम भी नाटो न्यूज़ में था कि यूक्रेन ने कि बोला है कि हाँ हम नाटो ज्वाइन कर रहे हैं, इसीलिए वो वॉर हुई, ऐसा मतलब उस टाइम न्यूज़ चली थी। अगला क्वेश्चन है, अभ्यास सी डिफेंडर 2024, एक्सरसाइज सी डिफेंडर 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित की जा रही है? तो ये हो रही है भारत और यूएसए के बीच। मिलिट्री एक्सरसाइज आपसे पूछी जा सकती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जा सकते हैं, नेशनल पार्क पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी और जो भी इंपॉर्टेंट डेज, या फिर कोई भी एग्रीमेंट साइन हो रहा है, या कोई भी ट्रीटी, या फिर कोई भी भारत की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कोई पोर्टल लॉन्च किया है, ये सब, या कोई भी स्कीम, ये सब हॉट टॉपिक रहते हैं एग्जाम्स के लिए। तो देखो ये जो एक्सरसाइज है ना जिसकी हम बात कर रहे थे, एक्सरसाइज सी डिफेंडर, ये एक एक्सरसाइज है कोस्ट गार्ड की, और 9 से लेकर 10 मार्च को हुई कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में। अगला क्वेश्चन है, गेवरा माइन, गेवरा खदान किस राज्य में स्थित है? तो ये किधर है? छत्तीसगढ़ में। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि ये जो माइन है ना, गेवरा माइन, ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट कोल माइन अभी बनने वाली है, तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन कामधेनु, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? तो ये स्टार्ट किया है जम्मू एंड कश्मीर ने। और न्यूज़ क्या है? जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन स्टार्ट किया है, किस लिए? टू कर्ब कैटल स्मगलिंग, जो भी कैटल स्मगलिंग है, जैसे गाय हुई, भैंस हुई, जो भी मतलब जानवर है, इनकी क्या स्मगलिंग को रोकने के लिए, ये स्मगलिंग ना हो, तो कामधेनु है, देखो नाम से ही पता लग रहा है कामधेनु। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से व्यक्ति 700 विकेट लेने वाले वर्ल्ड के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो ये है जेम्स एंडरसन। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे तेज गेंदबाज का, फास्ट बॉलर, स्पिनर का नहीं है। तो अगर स्पिनर का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये कारनामा कौन कर चुके हैं? पहले मुरलीधरन, और उनके बाद शेन वारन भी ऐसा कर चुके हैं। लेकिन फास्टर में 700 विकेट लेने वाले पहले व्यक्ति है जेम्स एंडरसन, कहाँ से आते हैं? इंग्लैंड से।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है? तो आर्टिकल है 324। आपसे पूछा जा सकता है, अभी चुनाव भी होने हैं, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। न्यूज़ क्या थी? अभी हाल ही में इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम था अरुण गोयल, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको पता होना चाहिए कौन है, श्री राजीव कुमार। नेक्स्ट है हेरात फेस्टिवल, हेरात उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जो भी फेस्टिवल हैं, जैसे असम का बिहू इतनी बार पूछा जाता है, ये जो भी फेस्टिवल हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये किधर है? जम्मू एंड कश्मीर। ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ईव ऑफ महाशिवरात्रि। अभी 8 मार्च को महाशिवरात्रि थी, तो उस टाइम ये धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वेलोर, स्टैच्यू ऑफ वेलोर का अनावरण भारत के किस राज्य में किया गया? ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में किया, या फिर ये पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ वेलोर किस व्यक्ति से रिलेटेड है, मतलब ये किन का स्टैच्यू है? जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किधर है? गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो ये किधर है? असम में। और ये किन का स्टैच्यू है? ये स्टैच्यू है लाचित बरफुकान का। ठीक है, जिनको ये भी बोला जाता है, जिनको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का छत्रपति शिवाजी महाराज भी बोला जाता है। और ये अहोम डायनेस्टी के अंदर एक मिलिट्री जनरल हुआ करते थे, लचित बरफुखान। बहुत ही मतलब ब्रेव योद्धा माने जाते हैं। और अहोम डायनेस्टी, मैंने आपको बताया ना कि अहोम डायनेस्टी, अहोम वंश के अंडर ये मिलिट्री जनरल थे। तो अहोम डायनेस्टी भी कहाँ पे होगी? असम में। ए फॉर अहोम एंड ए फॉर असम। आपसे पूछा जा सकता है कि अहोम वंश मेनली किस राज्य में रूल करती थी? तो कहाँ पे करती थी? असम में। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने। और ये इवेंट कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। इंडिया में भी किधर? मुंबई में। ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जिन्होंने हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है, ये कौन सी कंट्री की रहने वाली हैं? तो ये कहाँ से आती हैं? ये आती हैं चेक रिपब्लिक से। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट पिक्चर कैटेगरी होती है उसमें ऑस्कर जीता है? ठीक है, तो ये मूवी का नाम क्या है? मूवी का नाम है ओपन हैमर। अब देखो, जैसे इसके अंदर बहुत सारे अवार्ड हैं ऑस्कर के अंदर, की बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ना, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, लीडिंग रोल, सपोर्टिंग रोल, ये बहुत सारे हैं, लेकिन ज्यादातर चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी मूवी ने ऑस्कर जीता है। तो ये जीता है इसने, ओपन हेमर ने। ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपके पास मतलब एक्स्ट्रा टाइम है तो आप वो बाकी सारे भी देख सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप मतलब बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सारे अवार्ड देखते रह जाओ और ये वाला क्वेश्चन आपसे मिस हो जाए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले मेन क्वेश्चन, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है आपके पास, पहले मेन क्वेश्चन याद रखो, बाद में बाकी कम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत शक्ति अभ्यास भारत के किस स्थान पर आयोजित किया गया? भारत शक्ति बहुत ही न्यूज में थी। ठीक है, कहाँ पे किया गया? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ पे? पोखरण में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इस एक्सरसाइज में मतलब इनको देखने के लिए गए थे। ठीक है, तो अच्छी, बहुत ही मीडिया कवरेज भी अच्छी खासी थी एक्सरसाइज की। कहाँ पे हुई? पोखरण में। और ये तीनों जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों जो डिफेंसिव विंग हैं, उन्होंने मिलके मतलब वहाँ पे क्या किया एकदम, कि भाई हमारे जो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट है ना, उनको उनका प्रदर्शन किया कि मतलब हम किसी से कम नहीं है, ये हमारी हमारी सैन्य ताकत है, उसका प्रदर्शन। इधर पोखरण, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इनके चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है किशोर मकवाना जी को। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के चेयरमैन कौन है? तो ये है श्री अंतर सिंह आर्य जी। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। और देखो, चाहे तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, अगर ये नहीं पूछा गया तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? आर्टिकल 338, यानी अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 ए और अनुच्छेद 338 बी। ये तीनों आपको एकदम टिप पे याद होने चाहिए। और साथ ही साथ में ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये चार तो आपको टिप पे होने ही चाहिए। तो देखो, अनुच्छेद 338 किसकी बात करता है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अगर पूछा जाए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 338 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इसमें आर्टिकल 338 ए में। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये किसमें? आर्टिकल 338 बी में। और साथ ही आपको ये संवैधानिक संशोधन भी पता होना चाहिए, 89 संवैधानिक संशोधन। जो पहले क्या होता था कि एक ही कमीशन होता था। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, पहले एक ही कमीशन होता था। इसको बाइफरकेट कर दिया, मतलब दो सेपरेट सेपरेट बॉडी में डिवाइड कर दिया गया। क्या उसके बाद क्या बनाया गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स अलग।
इस संवैधानिक संशोधन से। तो सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा आपसे कि इन दोनों को अलग अलग कौन से संवैधानिक संशोधन से किया गया? 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, ये चारों आपको पता होना ही चाहिए एकदम टिप पे। अगला क्वेश्चन है, देवेंद्र झाझरिया, मैं ऊपर बात कर रहा था ना इस क्वेश्चन की, देवेंद्र झाझरिया कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं जेवेलिन थ्रो से। ठीक है, न्यूज क्या थी, हाल ही में इनको अपॉइंट किया गया एज ए प्रेसिडेंट किसका? पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का। 23वां क्वेश्चन पूछे जाने के हाई चांसेस हैं। क्वेश्चन क्या कैसे भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब चाहे आपसे सिप्री की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी, या फिर मेन क्वेश्चन क्या है कि अभी सिप्री ने जो 2024 के एकदम लेटेस्ट जो डेटा रिलीज किया है, उस डेटा के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? मतलब कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा आर्म्स, ठीक है, सबसे ज्यादा वेपन्स इंपोर्ट किए हैं? तो देखो, सबसे ज्यादा वेपन्स इंपोर्ट किए हैं इंडिया ने। देखो ऑप्शन में आपको क्या पता पाकिस्तान भी मिल जाएगा, आपको लगेगा कि पाकिस्तान ही करता है ऐसे काम, कि पाकिस्तान ने मतलब ज्यादा वेपन इंपोर्ट किए होंगे, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? इंडिया। इंडिया ने सबसे ज्यादा वेपन इंपोर्ट किए हैं। और अभी देखो गवर्नमेंट का इतना ज्यादा फोकस है कि इंडिजिनस हमें मतलब मिलिट्री वेपन्स में अपने आप को आत्मनिर्भर बनना है। गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, अच्छे धड़ाधड़ प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं इसी कदम की ओर। तो देखो क्वेश्चन आपको हो गया अच्छे से याद कि सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है? इंडिया। और साथ में देखो ये आपको ये डिटेल भी पता होनी चाहिए, सिप्री की फुल फॉर्म, सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये डेटा जारी करता है। इस इंस्टीट्यूट का मकसद क्या है कि कम से कम मतलब वेपन्स बने और एक तरीके से शांति की तरफ ही मतलब पूरा वर्ल्ड रहे। और देखो साथ ही में आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे देखो इंडिया ने तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किए हैं, तो इंडिया ने मतलब इंडिया को सप्लाई किसने किया है सबसे ज़्यादा? तो ये आप सभी जानते ही है कि इंडिया को सबसे मेन आर्म सप्लायर कौन सी कंट्री है? रशिया। और ये जो डेटा है ना, ये 4 सालों का है कि 2019 से लेके 2023 तक 4 साल में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट। अब देखो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर इंडिया ने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया है तो सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन सी कंट्री है, या फिर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन सी कंट्री ने किया है वेपन्स का? तो ये देखो टॉप 3 इंपोर्टर कौन कौन से हैं। पहले पे इंडिया है, सेकंड पे सऊदी अरेबिया और थर्ड पे है कतर। ये 3 कंट्री हैं टॉप 3 इंपोर्टर। और टॉप 3 एक्सपोर्टर की सबसे ज्यादा वेपन आर्म्स कौन सी कंट्री ने बेचे हैं? तो यूएसए ने बेचे हैं, और सेकंड पे फ्रांस ने बेचे हैं, और थर्ड पे रशिया ने। बहुत ही बड़ी मार्केट है ये, एक वेपन्स की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की बहुत ही अच्छा तगड़ा बिजनेस है। यूएसए नंबर 1 है इसमें एक्सपोर्ट करने में। अगला क्वेश्चन है, गोरसम कोरा महोत्सव, गोरसम कोरा फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित अभी हाल ही में हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। और आपसे ऐसा ही पूछा जा सकता है कि ये जो महोत्सव है ना, ये जो फेस्टिवल है गोरसम कोरा फेस्टिवल, ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो ये बुद्धिज्म, ये बुद्धिस्ट का एक फेस्टिवल है। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कीर्ति, कि कीर्ति की फुल फॉर्म क्या है, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कि कीर्ति, जो मैंने यहाँ पे कवर किया ही है, कि जो कीर्ति जो पोर्टल है, कीर्ति जो प्रोग्राम है, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? और इसके अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने साल तक के बच्चों की कवरेज है। ऐसे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से। तो देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता दूं, कीर्ति की फुल फॉर्म क्या है? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट, कि इंडिया के जो भी टैलेंट है ना, उनको मतलब हमें पहचानना है इसके अंदर, जो खेल के अंदर एक्सपर्ट है। तो ये लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने। ठीक है, मेन एम क्या है? टू हंट टैलेंट अक्रॉस द कंट्री इन द स्पोर्ट्स, की एथलेटिक्स में कौन सबसे अच्छे हैं, उनको मतलब कैच देम यंग, कि उनको जब एकदम स्टार्टिंग से ही आप कैच कर लो, फिर उनको ट्रेनिंग दो। ये मेन है इसका मोटो। तो स्कूल चिल्ड्रन को फोकस करेगा, 9 से लेके 18 साल तक के जो एथलेटिक्स में अच्छे हैं उनको आइडेंटिफाई करेगा ये प्रोग्राम। और मेन मोटो क्या है कि हमें जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स हैं जैसे ओलंपिक, एशियन गेम्स, उनके अंदर अच्छे अच्छे हमारे मतलब बढ़िया क्वांटिटी में मेडल्स आए, इंडिया का अच्छा नाम हो। और एक मोटो ये भी है कि स्पोर्ट्स को एक तरीके से टूल, एज ए टूल यूज करना है, ताकि जो एडिक्शन है ना बच्चों की, जैसे ड्रग्स की ओर जा रहा है यूथ, इन सबको रोका जाए। और जैसे गैजेटरी डिस्ट्रैक्शंस, मतलब सारा दिन फोन पे, आजकल ये फोन पे गेमिंग चल रही है ना, पबजी, फ्री फायर, मतलब जो भी एक्स्ट्रा दुनिया भर के जो गेम चल रहे हैं फोन पे, ये सब बच्चों को रोका जाए कि फोन से हट के थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ जाओ, फिटनेस भी अच्छी रहेगी। ये इसका मेन मोटो है कीर्ति प्रोग्राम का। अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोचरब आश्रम,
कोचरब आश्रम भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी न्यूज में था, तो ये आश्रम किधर है? गुजरात में। और गुजरात में भी एकदम स्पेसिफिक किधर? साबरमती। अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है हाल ही में, गांधी जी से रिलेटेड ये आश्रम है। ठीक है, तो अच्छा, अभी अच्छी खासी न्यूज में था। आश्रम तो पहले का ही है, अभी क्या किया, इसको रेनोवेट किया गया मतलब अच्छे से, तो इसलिए न्यूज में था। ये देखो, ये क्वेश्चन ये मैंने पहले भी करवाया था 2-3 महीने पहले, अभी फिर न्यूज में है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किधर है? असम में। बहुत बार न्यूज में रहता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो अभी एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, उनके चेयरमैन कौन है? तो इस कमेटी के चेयरमैन है श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, आप देखो नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन, की एक पूरे देश में एक साथ चुनाव हो जाए, तो ये ऐसा प्रपोजल है। इस कमेटी ने भी क्या बोला है कि ठीक है, कमेटी की रिकमेंडेशन यही थी कि एक साथ चुनाव हो सकते हैं, कि एक साथ चुनाव कराने चाहिए, कि लोकसभा और जो स्टेट असेंबली है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पूरे देश में एक साथ करवा दो। और उसके 100 दिन के बाद जो पंचायत या फिर जो म्यूनिसिपल वाले इलेक्शन होते हैं ना, इन लोकसभा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के बाद आप म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत वाले इलेक्शन भी करवा सकते हो। तो आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि अगर ऐसा होगा तो इसके क्या फायदे हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ नुकसान है कि अगर एक साथ चुनाव हो रहा है, तो आप वो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? याउंडे डिक्लेरेशन, याउंडे घोषणा अभी हाल ही में न्यूज में देखी गई थी, ये किससे संबंधित है? ये किसके इरेडिकेशन से संबंधित है, किसके उन्मूलन से? तो देखो, मैंने चार यहाँ पे ऑप्शन रखे हैं कि डेंगू, क्या ये डेंगू को खत्म करने के लिए है, एड्स को, मलेरिया को, ट्यूबरक्लोसिस? तो ये है मलेरिया। मलेरिया से निजात पाने के लिए ये याउंडे डिक्लेरेशन अभी न्यूज में है, और ये मेनली है अफ्रीकन कंट्रीज का। न्यूज क्या थी कि 11 अफ्रीकन कंट्रीज के हेल्थ मिनिस्टर ने ये एग्रीमेंट साइन किया और प्लेज लिया है कि हम मलेरिया से होने वाली जो भी डेथ है उनको खत्म करके रहेंगे। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मलेरिया से होने वाली डेथ बहुत ही हाई रहती है, तो ये इसी की ओर ये एक डिक्लेरेशन है, मतलब इनको खत्म करने के लिए, मलेरिया मलेरिया को जड़ से खत्म करो ताकि लोगों को भी बचाया जा सके। लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन योजना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जो स्कीम है ना, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने। अब देखो, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि गवर्नमेंट ना इसके अंदर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो, तो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीद रहे हो या थ्री व्हीलर खरीद रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। इस स्कीम का ये मेन मोटो है। और अभी देखो, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मैंने आपको कवर करवाई थी फेम स्कीम। अब तक फेम स्कीम चलती थी, जो कब तक वैलिड है? 31 मार्च 2024 तक, मतलब इस महीने के एंड तक। तो ये स्कीम 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे वो स्कीम खत्म हो गई, फिर ये स्कीम स्टार्ट हो जाएगी और 4 महीने तक ये वैलिड रहेगी। तो ये भी एक, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का अच्छा अच्छा सेटअप है। ठीक है, ताकि आप, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो लोग अगर व्हीकल खरीद रहे हैं तो अच्छी बात है, पोल्यूशन भी कम होगा। और ये सब, इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। ठीक है, इसमें मैंने आपको वीकली करंट अफेयर क्वेश्चन कवर किए हैं 30 क्वेश्चंस, जो कि पूरे हफ्ते के बहुत ही, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगे कि ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल डॉक्टर तमन्ना क्लासेस को। और आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं gkcomplete.com, जहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ और ये सब डेटा प्रोवाइड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।